हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ साथियों, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। जी हाँ साथियों, उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने का समय है, लगातार मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। वर्दी पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। साथियों, डेली हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी की इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, और इन 20 क्वेश्चनों से मैं आपको हर क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। इसी प्रकार से आज भी ये क्लास रहने वाली है। होंगे तो कहने के होंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन इनमें आपको बहुत इन डिटेल जानकारी मिलने वाली है। बिल्कुल हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। जी हाँ साथियों, डेली क्लास देख रहे होंगे, बहुत ही मज़ा आप लोगों को आ रहा होगा। उसी तरह से आज भी ये क्लास मज़ेदार रहने वाली है। आपने पहले जिस तरीके से भी जीके को पढ़ा हो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब आप अलग तरीके से जीके पढ़ेंगे और मज़ा भी आने वाला। आपको पढ़ने के बाद आनंद आएगा। ठीक है, तो आपके सामने ही ये पेश है प्रश्न। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ साथियों, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंट ऑफ लिविंग, या ऑप्शन बी माउंट ऑफ स्केलेटन्स, या ऑप्शन सी माउंट ऑफ स्लेवस, या फिर माउंट ऑफ हेड। तो साथियों ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो को जो हम और किस नाम से जानते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो को हम लोग माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ साथियों, माउंट ऑफ डेड के भी नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, माउंट ऑफ डेड के नाम से। साथियों थोड़ा सा इससे जुड़ी जानकारी और लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की जो स्थापना होती है, यदि कोई अपन से पूछे मोहनजोदड़ो की स्थापना कब होती है, तो क्या ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की स्थापना कब होती है? मोहनजोदड़ो है उसकी स्थापना सन 1922 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? सन 1922 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1922 में हुई थी। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी, तो ये ध्यान रखना है, बनर्जी ने की थी। अच्छा, इससे जुड़ी एक और जानकारी जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता आता है, क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता। क्या ध्यान रखना अपन को? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की स्थापना किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की स्थापना क्या हो जाएगा? हड़प्पा जो सभ्यता हो जाएगी उसकी स्थापना किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता भी लिख लीजिएगा आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की स्थापना किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। क्या ध्यान रखना है? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये भी लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये भी ध्यान रखना है, अपन लिख लेते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी भैया? तो 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है, तो माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है। मोहनजोदड़ो की स्थापना 1922 में हुई थी। राखलदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता की स्थापना दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी। उसके प्रमुख स्थल क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न के लिए इतनी जानकारी ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आपके सामने है अगला प्रश्न। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? जी हाँ साथियों, 5 से जो 8% एसिटिक एसिड होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या ऑप्शन सी एस्टर, या ऑप्शन डी सिरका। साथियों 5 से जो 8% एसिटिक एसिड होता है उसे हम लोग सिरका कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है उसको बोलते हैं सिरका। इसका फार्मूला क्या होता है? CH3
CH3COOH, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी इसको बोला जाता है, तो इसका फार्मूला भी ध्यान रखना है, ठीक है। इससे जुड़ी और जानकारी ध्यान लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे अपन क्या लिख सकते हैं, जो सिट्रिक एसिड होगा उसको अपन कहाँ लिख सकते हैं, किस में पाया जाता है? जो सिट्रिक एसिड होगा वह पाया जाता है नींबू में, तो क्या ध्यान रखना है? नींबू में। अच्छा, संतरे में, इसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरे, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत एग्जाम में आ चुका है, तेजाब का सूत्र आप लोगों से पूछा था। क्या पूछा था? तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, क्या ध्यान रखना है? तेजाब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्या ध्यान रखना है? तेजाब जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो H2SO4 ये जो होता है ये तेजाब का फार्मूला है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? ये भी ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको भी लिख लीजिएगा। क्या नाम है? इसको भी लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। इससे जुड़ी इतनी जानकारी, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपके सामने, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या है? कटहल में जो मांसल खाने योग्य भाग क्या है? सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र और दलपुंज या परिदलपुंज। तो साथियों, कटहल में जो मांसल खाने योग्य जो भाग होता है उसे हम लोग सहपत्र या परिदलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहपत्र और परिदलपुंज भी बोलते हैं। जो कटहल का हम लोग जो भाग खाते हैं उसको ये बोला जाता है, ठीक है। अब इससे जुड़ी थोड़ा सा जानकारी क्या ध्यान रखना अपन को, कि अपन को ये जानकारी ध्यान रखना है कि कुछ प्रश्न पूछा जाता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तना से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जिनको अपन लोग तना खाते हैं, तो ये इसके लिए अपन को ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? इसके लिए अपने लिए ट्रिक हो जाएगी, क्या हो जाएगा ट्रिक? क्या ध्यान रखना है? चलिए इसके लिए लिखवा देता हूँ। इसके लिए अपने पास ट्रिक हो जाएगी, हद कर दी आपने। क्या लिखना है? हद कर दी आपने। क्या लिख लीजिएगा, एक मिनट, ये लिखते हैं अपन लोग, हद कर दी आपने। क्या लिखते हैं? हद कर दी आपने, ये लिख लीजिएगा। इससे आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अपन लोग तने का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भैया, तो भैया ये ध्यान दीजिएगा, इस हाथ से क्या हो जाएगा? इस हाथ से आपका हो जाएगा हल्दी। क्या ध्यान रखना है? हल्दी। हल्दी क्या है? एक तने वाली है। हल्दी का हम लोग तने का यूज करते हैं। पूछा जाता है कौन से पौधे का क्या अपन लोग खाने में यूज करते हैं, तो हद से क्या हो जाएगा? इस हाथ से हल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इस कर से क्या हो जाएगा भैया? इस कर से क्या ध्यान रखना है अपन को? केसर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? केसर ध्यान रखना है। केसर जो हो जाएगा वो भी तने वाली एक चीज़ है। अच्छा, दी से भैया क्या हो जाएगा? तो भैया दी से जो हो जाएगा अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरक। क्या ध्यान रखना है? अदरक। क्या लिख लीजिएगा? अदरक जो होती है उसका भी हम लोग तना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भैया, इस भैया आ से क्या हो जाएगा भैया? आ से हो जाएगा भैया आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? आलू जो होती है उसका भी हम लोग तना ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, पास से भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पास से क्या हो जाएगा भैया? इस पास से आप लोग लिख लीजिएगा प्याज। क्या लिख लेना है? इस पास से अपन को लिख लेना है प्याज। क्या लिख लेना है? प्याज, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी हो गई, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न, कटहल का हम लोग कौन सा भाग यूज करते हैं खाने में? सहपत्र और परिदलपुंज। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनका हम लोग तने में खाने का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए ट्रिक रहेगी, हद कर दी आपने। ह से हल्दी, ठीक है, हद से पूरी हल्दी, क से हो जाएगा केसर, कर से, ठीक है, और दी से अदरक, अ से आपने, प से प्याज। तो इन जो चीज़ों में हम लोग किसका यूज करते हैं? इन चीज़ों में हम लोग तने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद हो रहा ना? क्लास में सारी चीज़ें तैयार हो रही होंगी, ठीक, और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? जी हाँ साथियों, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 62 डिग्री सेल्सियस। तो जिस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं वो ताप होता है 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, 40 डिग्री सेल्सियस तक एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। पानी एकमात्र ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कब बन जाता है पानी? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। द्रव अवस्था में कब रहता है? जब वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। और गैसीय अवस्था में कब हो जाता है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, तो भाप बनकर उड़ने लगता है या फिर उबलने लगता है। ठीक। अच्छा, शरीर का तापमान एक कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे कोई चर्चा करे फ़ारेनहाइट में शरीर का तापमान कितना होगा, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है शरीर का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मारिया जो मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मारिया मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? महिला अधिकारों से, बाल शिक्षा से, क्रिश्चियन मिशन से या मिशन अस्पताल से? तो जो मारिया मोंटेसरी का नाम है वह बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाल शिक्षा से मारिया मोंटेसरी का नाम जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो किसने लिखी? यह एक बुक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? क्या लेनिन ने लिखा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी स्टालिन या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक लिखने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक लिखी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जी हाँ साथियों, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन का, जेल का, झाग का या फिर प्यास का? तो साथियों, जो दूध होता है वह प्यास का एक एग्जाम्पल कहलाता है। दूध एक प्यास है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थाकृति की रचना होती है? जी हाँ साथियों, नदी द्वारा वृद्धावस्था में जो महत्वपूर्ण स्थाकृति की रचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डेल्टा कहते हैं, जो नदियों वृद्धावस्था में निर्माण करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो, डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। डेल्टा आखिरकार कहते किसे हैं, तो ये ध्यान रखना है। डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? जो नदियाँ, जैसे मान लीजिए नदियाँ निकली, नदियाँ ऐसे ऐसे बहती हुई जा रही हैं। ठीक है, क्या ऐसे नदियाँ जो है तो बहती हुई जा रही हैं। नदियाँ जब बहती हुई गई और ये मैदानी भाग में जब पहुँचती हैं, तो मैदानी भाग में जब नदियों का पानी फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं? और उसके बाद फिर ये समुद्र में चला जाता है। नदियों का पानी जब मैदानी भाग से होती है समुद्रों में जाता है उसको अपन बोलते हैं डेल्टा। तो जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो सारी नदियां डेल्टा बनाती। क्या बनाती हैं? डेल्टा। अच्छा, इसमें एक और पूछा जाता प्रश्न, एस्चुरी तो फिर किसे कहते हैं? तो ऐसी नदियां जो प्रवाहित होती हुई सीधे जाके समुद्र में गिरती हैं, मतलब मैदान से नहीं, वो डायरेक्ट सीधे समुद्र में गिरती हैं, उन नदियों को अपन लोग क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोल देते हैं। तो भारत में एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती हैं? नर्मदा, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बनाती हैं डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा जो कहलाता है, पश्चिम बंगाल में बनता है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? जी हाँ साथियों, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान वर्षा, समान धूप या समान तापमान या समान हिमपात? तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा जो है हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं? समान धूप को जो प्रदर्शित करना होता है, तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवाता हूँ, एकदम बढ़िया। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। ठीक है, करिए।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? जी हाँ साथियों, गर्भ में पल रहे बच्चे को जो पोषण होता है किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा, मुख या एवं भी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण जो है वो हम लोग प्लेसेंटा के माध्यम से देते हैं। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन दिया जाता है, प्राप्त होता है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वार्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश या बाह्यदल? साथियों, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वार्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश या बाह्यदल? तो फूल का प्रजनन अंग कौन सा नहीं कहलाता साथियों? वह होता बाह्यदल, जो होता वो प्रजनन अंग नहीं कहलाता है। तो अच्छा, फूल के प्रजनन अंग कौन कौन से? वर्तिकाग्र प्रजनन अंग होगा, वर्तिका प्रजनन अंग होता है और परागकोश प्रजनन अंग होगा। बाह्यदल इसका प्रजनन अंग नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? जी हाँ साथियों, विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो कहाँ आता है? उत्तरी सागर में, फंडी की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में या खंभात की खाड़ी में? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार होता है वह कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वह कहाँ आता है? क्या ऑप्शन ध्यान रखना, उत्तरी सागर, फंडी की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? जी हाँ साथियों, राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 2 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 30 दिन? तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए लंबित कर सकती है। वो जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। अच्छा, कोई भी विधेयक कब बन जाता है? राष्ट्रपति के सामने साइन करने के बाद ही कोई भी बिल पारित होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है या बनना हो विधान परिषद का, तो आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? जी हाँ, यूएसए स्थानीय पवन कौन सी है? ऑप्शन ए फॉन, ऑप्शन बी चिनीक, या ऑप्शन सी मिस्ट्रल, या ऑप्शन डी हारमैटन? तो साथियों, जो यूएसए की स्थानीय पवन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिनीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिनीक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? साथियों, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? मोटर, जनित्र, अमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोटर किसे कहते हैं? मोटर क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले। क्या? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऐसे यंत्र को अपन लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है ऐसे यंत्र को अपन लोग क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदले उसको अपन लोग मोटर बोलते हैं। अमीटर क्या है? करंट मापने की इकाई क्या है? करंट मापने की इकाई, करंट मापने की इकाई जो होती है वह अमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या है? विभवांतर मापने की इकाई, विभवांतर मापने की जो इकाई होती है, मापने की इकाई वह क्या कहलाती है? क्या ध्यान रखना है? विभवांतर जो मापने की इकाई होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने,
ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या मिजोरम? तो जो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है वह मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत मिजोरम में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी पटना। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था। कहाँ? कराची में। अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। ध्यान देना है, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, और इससे जुड़ी और क्या जानकारी रख सकते हैं अपन लोग कि इसी समय 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में ही 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। तो ये भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? गांधी जो है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 1931 में हुआ था। अच्छा भैया, और 1932 में क्या हुआ था? 1932 में जो हुआ था वो क्या ध्यान रखना है? 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? क्या ध्यान रखना है? गांधी जी और किसके बीच में हुआ था भैया? अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। तो ये भी ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति? तो राज्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। जय जय श्री राम।